गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग बेटा। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था आपको। हाँ बेटा, मैंने बहुत बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स तो दिए हैं। आपका कौन सा था, शायद नहीं मिला हो, एक बार और सेंड कर देना अगर नहीं पहुंचा है आपके पास सॉल्यूशन तो। सर कब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे? बेटा जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करें, सिलेबस जल्दी जल्दी होगा, है ना। अभी तो कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। देखिए जल्दी से जल्दी, मे बी पॉसिबल कि अगस्त मिड और अगस्त लास्ट में एग्जाम हो 11th एंट्रेंस का। अपकमिंग टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? बेटा एपी आएगा, जितना एपी यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। आज इस वीक की लास्ट क्लास है मैथ्स की, तो आज की क्लास में जितना हो जाएगा कवर अप उतना आएगा संडे टेस्ट में, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बच्चे जुड़ गए हैं काफी। सर ज्यादा कर रहा पेपर मत दीजिएगा बेटा, पेपर आसानी रहेगा, बेफिक्र रहें। लास्ट टाइम भी आसानी था। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एपी पर ही है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम्स of two APs is, if the ratio of the sum of first entrants of two APs is 3n plus 2 upon 5n plus 3, then find the ratio of their nth terms. Find the ratio of their nth terms. ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएं सभी लोग। जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शंस दें क्या? ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है 6n माइनस 1 अपॉन 10n माइनस 2। सेकेंड ऑप्शन है 6n माइनस 3 अपॉन 10n प्लस 2। थर्ड ऑप्शन है
3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3 एंड डी है नन। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ भाई, आपको दो एपीज के एन टर्म्स का सम का रेशियो गिवन है बच्चों। देखना, दो एपीज के एन टर्म्स के सम का रेशियो आपको गिवन है, तो उन दोनों एपीज के nth टर्म का रेशियो आपको फाइंड करना है। दोनों एपीज के nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो देखना बच्चों कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझें। जैसे दो एपीज हैं आपके पास, फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी है। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, ठीक है ना, और सम ऑफ एन टर्म्स मैंने एस एन मान लिया। यहां पर मैंने सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ए डैश मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी डैश मान लेता हूं, और सम ऑफ एन टर्म्स में एस एन डैश मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, सी आंसर बहुत बच्चों का आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, सी आंसर बहुत बच्चों का आ रहा है, चेक करते हैं इसको भी। अब देखना बच्चों, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ए माना, कॉमन डिफरेंस डी माना, सम ऑफ एन टर्म्स मैंने एस एन माना। दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म ए डैश माना गया है, कॉमन डिफरेंस डी डैश माना गया है, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन डैश माना गया है। इसका nth टर्म मैं ए एन मान लेता हूं, और इस सेकंड एपी का nth टर्म मैंने ए एन डैश मान लिया। तो अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एस एन अपॉन एस एन डैश गिवन है। दोनों एपीज में दो अलग अलग एपी हैं बच्चों, दो अलग अलग एपी हैं, दोनों एपीज में आपको एन टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है। तो पहली एपी में एस एन कितना होगा, एन अपॉन टू, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अपॉन सेकेंड एपी में कितना होगा बच्चों, एन अपॉन टू इंटू 2a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश, और ये रेशियो आपको गिवन है बच्चों 3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3। ये रेशियो आपको कितना गिवन है, 3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3। अब देखना बच्चों, n अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। आपको कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। nth टर्म का रेशियो निकालना है, मतलब an अपॉन an डैश आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, an अपॉन an डैश। तो an कितना होता है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर an डैश कितना होगा, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। अब देखना ये कितना आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, और ये रेशियो है 3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3। समझ रहे हैं ना बच्चों। अब यहां पर हम जो है एक रिप्लेसमेंट लगाते हैं। देखना, अब आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक आना है। समझ रहे हैं ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक आना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम n का एक वैल्यू रिप्लेस करते हैं, n को किसी एक वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ताकि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं, रिप्लेस n बाई 2n माइनस 1, n को 2n माइनस 1 से हम रिप्लेस कर देंगे दोनों तरफ। तो अब देखना बच्चों कितना बनेगा, 2a प्लस यहां पर n की जगह आप देख रहे हैं, यहां पर n की जगह मैं 2n माइनस 1 रख दे रहा हूं। यहां पर इस n की जगह मैंने रखा 2n माइनस 1 इंटू डी अपॉन, यहां पर डिनोमिनेटर में भी 2a डैश प्लस, यहां पे इस n की जगह हमने रख दिया 2n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3। अब यहां पर भी अगर मैंने n को 2n माइनस 1 यहां पर रखा है, तो यहां पर भी मेरे को n की जगह 2n माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 3। समझ रहे हैं सभी बच्चे, कोई कंफ्यूजन यहां तक? n को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, n को हम रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से। अब देखना बच्चों कितना बनेगा, ये 2a प्लस ये 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2n माइनस 1 2n माइनस 2d, 2n माइनस 2 में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, n माइनस 1 इंटू डी अपॉन डिनोमिनेटर में 2a डैश प्लस 2 n माइनस 1 इंटू डी डैश
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6n माइनस 3 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा बच्चों, 10n माइनस 5 प्लस 3। तो अब यहां से ऊपर से मैं क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में से देखना बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 यहां से भी कॉमन लिया, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6n माइनस 1 अपॉन 10n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और ध्यान से देखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, nth टर्म an, और a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश कितना हो जाएगा, an डैश इज इक्वल टू 6n माइनस 1 अपॉन 10n माइनस 2। ये आंसर हो गया 6n माइनस 1 अपॉन 10n माइनस 2, ये करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ बच्चे, शमा सुल्ताना, सिर्फ सर 2n माइनस 1 ही रख सकते हैं सिर्फ, हाँ बिल्कुल, आपको सिर्फ और सिर्फ n की जगह क्या रखना है, 2n माइनस 1 रखना है, ठीक है ना बच्चे, n की जगह आपको 2n माइनस 1 ही रखना है, तभी आपको nth टर्म का रेशियो मिलेगा, तभी आपको nth टर्म का रेशियो मिलेगा। ये नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना, इसी क्वेश्चन को आप जो है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ही हमने दिया है, यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसी क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे कर सकते हैं, करना आपको यही है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आप एक बात याद रखेंगे, सब लोग एक बात याद रखेंगे, ध्यान से सुने, पेन राइटिंग छोड़ दें, अभी सुना मेरी बात। अगर आपको दो एपीज के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशियो गिवन है, दो एपीज के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन है, और आपसे nth टर्म का रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। n को किससे रिप्लेस कर देना है बच्चों, 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एएमयू एंट्रेंस में भी आ चुका है पिछले कुछ सालों में, और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए बस आप इसमें एक काम ये याद रखें, बस जैसे आपको Sn अपॉन Sn डैश निकाल दिया हुआ है, Sn अपॉन Sn डैश कितना है, 3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3, और आपको An अपॉन An डैश निकालना है, An अपॉन An डैश निकालना है, तो आप क्या करें, n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करना है। ये रिप्लेसमेंट याद रखें, इस पर 2-4 सितारे जड़ दें, आपको याद रहेगा, ठीक है ना। 4-5 सितारे मैंने जड़ दिए ताकि ये याद रहेगा। अब Sn का रेशियो आपको गिवन था, An का रेशियो आप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, n की जगह 2n माइनस 1 ऊपर भी और नीचे भी, और आपको आंसर ये मिल जाएगा 6n माइनस 1 अपॉन 10n प्लस माइनस 2। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, ये बात सभी बच्चों की क्लियर हुई। हाँ, नोट की फॉर्म में ही लिख लें आप इसको, क्लियर है ना बच्चों सभी के। ये क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछा गया है प्रीवियस कुछ सालों में, वो भी मैं आपको बताता हूं, देखना, ये पहले नोट कर लें आप लोग, सेम क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है। ये नोट कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, अब देखना बच्चों, सेम क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे कह देंगे फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स, रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स आपको निकालना है। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, 71 अपॉन 120, 71 अपॉन 118, 118 अपॉन 71 और नन, ठीक है ना। अब आपको गिवन क्या है बच्चों, देखना,
आपको क्या गिवन है यहां, आपको गिवन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। सेम क्वेश्चन है, बस अब यहां पर आपसे nth टर्म का रेशियो ना पूछकर आपसे 12th टर्म का रेशियो पूछ लिया गया। nth टर्म का रेशियो नहीं पूछकर आपसे 12th टर्म का रेशियो पूछा गया है बच्चों। तो देखना Sn अपॉन Sn डैश आपको गिवन है 3n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 3। आप क्या करें यहां पर, मेरी बात ध्यान से सुने सब लोग, आपको 12th टर्म का रेशियो भले ही पूछा गया है, तो सबसे पहले आप क्या करें, nth टर्म का रेशियो ही निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, nth टर्म का रेशियो निकालना है। फिर n की जगह 12 पुट कर देंगे तो आपको 12th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। तो मैं an अपॉन an डैश निकाल लेता हूं। an अपॉन an डैश कैसे निकालेंगे, n की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, 2n माइनस 1 रख देंगे। n को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, 2n माइनस 1 से। तो आपको nth टर्म का रेशियो मिलेगा, तो 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 3। अब ये रेशियो आ जाएगा 6n माइनस 1 अपॉन 10n माइनस 2। ये nth टर्म का रेशियो आ गया। तो आपसे 12th टर्म का रेशियो पूछा गया है, तो a12 अपॉन a डैश 12 निकालने के लिए n का वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, n का वैल्यू मैं 12 रख दूंगा। तो 6 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 12 माइनस 2। तो ये कितना आ गया, 71 अपॉन 118। तो आंसर इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सभी का आ गया बच्चों, 71 अपॉन 118। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों के, क्लियर है, सब लोग लिखें कमेंट्स में क्लियर है तो आगे बढ़े, नहीं तो बैक बेंचर क्या कहना चाह रहे हैं, सर भी ट्रिक जान गए, कौन सी ट्रिक जान गए सर? अच्छा नदीम सर, अच्छा नदीम सर का भी आंसर आ गया है। चलिए, ये बात सभी के क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो a upon d, find the ratio of a upon d. A upon d, a stands for first term and d stands for common difference, such that sx upon skx is independent of x, is independent of x. Sx अपॉन skx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और चार ऑप्शन है आपके पास, 2:1, 1:2, 3:1 एंड 1:3। चार ऑप्शन हैं, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। such that sx upon skx is independent of x, ये आपको बताना है। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है ना पूरा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ बच्चों देखें, sx upon skx, sx upon skx, sx क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? sx रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स, और skx क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट kx टर्म्स। यानी जब मैं सम ऑफ x टर्म्स का रेशियो, सम ऑफ x टर्म्स का वैल्यू निकालूंगा तो n की जगह मैं क्या रखूंगा? x। n की जगह मैं x रखने जा रहा हूं यहां x अपॉन 2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया सभी बच्चों के, है ना? और यहां पर जब मैं skx निकालूंगा, skx मतलब n की जगह आप मेरे को kx रखना है, kx अपॉन 2 इंटू 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू डी। देखना बच्चों, x अपॉन 2 से x अपॉन 2 कट गया, x अपॉन 2 कैंसिल, और सम ऑफ x टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट kx टर्म्स का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एक्स डी माइनस डी
अपॉन यहां पे बाहर k रहा और 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? हाँ भाई, यहां तक? सर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब कि ये जो रेशियो आएगा निकल कर, एस एक्स अपॉन एस के एक्स का जो रेशियो जो भी निकल कर आएगा, उस रेशियो में एक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्स एक्स का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए, एक्स गायब होना चाहिए उसमें से। यानी आपको एक्स को एलिमिनेट करना है बच्चों, एक्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, ये एक्स एक्स खत्म करना है मेरे को कैसे भी करके। तो देखना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2a माइनस डी को मैं एक तरफ लिख लेता हूं, प्लस एक्स डी अपॉन, सिमिलरली यहां पर डिनोमिनेटर में k के साथ यहां 2a माइनस डी प्लस के एक्स डी। हाँ भाई, ये रेशियो आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है एस एक्स अपॉन एस के एक्स। अब मेरे को ये एक्स एक्स खत्म करना है, एक्स डी और एक्स डी खत्म करना है। तो मैं ये एक्स डी और एक्स डी कैसे खत्म कर सकता हूं बताएं? क्या मैं ऐसा कैंसिल कर दूं इसको, एक्स डी से एक्स डी? हाँ भाई बताएं, क्या मैं एक्स डी ऐसा कैंसिल कर सकता हूं? जल्दी बताइए, क्या एक्स डी से एक्स डी ऐसा कैंसिल हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी आंसर बताइए। नहीं हो सकता। और लोग? हम ये एक्स डी से एक्स डी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में जो प्लस आ रहा है, ये रास्ता मेरा रोक रहा है, तो मैं इसको हटा दूं। मैंने इसको हटा दिया, यानी ये एक्स डी से एक्स डी में कैंसिल नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चों? अगर ये एक्स डी से एक्स डी में कैंसिल नहीं कर सकता और मेरे को ये इस रेशियो में से, मेरे को इस रेशियो में से एक्स को खत्म करना है हर हाल में, इस रेशियो में से मेरे को एक्स खत्म करना है हर हाल में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सम का जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। सम का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए बच्चों। क्या करा जाए? तो देखना, कहीं ना कहीं तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। अगर ये एक्स डी से एक्स डी खत्म करना है, लेकिन ये एक्स डी से एक्स डी तभी कैंसिल होगा जब 2a माइनस डी को आहुति देनी पड़ेगी अपनी, ठीक है ना। इसको खत्म करना, इसको मारना पड़ेगा मेरे को, 2a माइनस डी को, क्योंकि 2a माइनस डी जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये मेरा रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं 2a माइनस डी को साइड से ले जाकर, भाई चुपके से, किसी को पता ना चले, 2a माइनस डी को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू डी और a अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब अगर 2a माइनस डी को मैं 0 कर देता हूं, देखना बच्चों, 2a माइनस डी को यदि मैं 0 कर देता हूं तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ऊपर एक्स डी बचा और नीचे k इंटू अंदर के एक्स डी बचा। अब मैं एक्स डी से एक्स डी कैंसिल कर कर ये रेशियो में 1 अपॉन के स्क्वायर, यानी ये रेशियो अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन गया। ये रेशियो इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाने के लिए मैंने किसको खत्म किया, मैंने 2a माइनस डी को खत्म किया, यानी a अपॉन डी का जो रेशियो था वो 1 अपॉन 2 मेरे को लाना पड़ेगा। तो आंसर इज बी। a अपॉन डी का जो रेशियो था वो मेरे को 1 अपॉन 2 बनाना पड़ा मजबूरी में, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे को यहां a अपॉन डी का रेशियो क्या रखना पड़ा, 1 अपॉन 2 रखना पड़ा, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। अच्छा, उधर नहीं लिखेंगे, चलिए अब एक बार मैंने बोल दे दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। ये 2a माइनस डी को 0 करना पड़ेगा, तो मैंने यहां सिर्फ 2a माइनस डी इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूं, 2a माइनस डी को मैंने 0 किया है इधर, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू डी, और a अपॉन डी का जो रेशियो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 1:2। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। समझ में आया सभी बच्चों के? ये क्वेश्चन सभी के क्लियर हुआ? हाँ भी बच्चों, सभी के क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
कोई डाउट किसी को? बेटा शहबाज खान, आप वीडियो को रिकैप करके देख लेना, आप वीडियो को रिकैप करके देख लेना। लास्ट वाले कैलकुलेशन में देखो जरा, आपको ये रेशियो एस एक्स अपॉन एस के एक्स का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना था। एस एक्स अपॉन एस के एक्स का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना था। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें से एक्स बिल्कुल खत्म करना है मेरे को। एक्स क्या करना है? खत्म करना है। एक्स खत्म कब होगा? एक्स 2a माइनस डी के रहते खत्म नहीं हो सकता कभी। तो मेरे को इसका मर्डर करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा मेरे को। 2a माइनस डी को मैं खत्म कर देता हूं। 2a माइनस डी को मैंने 0 के इक्वल किया। अब 2a माइनस डी जब 0 हो गया तो अब देखना ये जो रेशियो था वो अब x वाले टर्म्स भी कैंसिल हो रहे हैं, xd ऊपर बच गया और नीचे k इंटू के xd बचा। xd से xd खत्म, 1/k²। ये जो रेशियो आ रहा है, अब ये जो रेशियो आ रहा है ये कैसा आ रहा है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है। इसमें x बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन x को हटाने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए मेरे को ये काम करना पड़ा था, 2a माइनस डी को 0 करना पड़ा था। तो इसका मतलब a अपॉन डी का रेशियो क्या करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा, तब जाके ये खत्म होगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग बच्चों के? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। ये हमने सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस किए काफी सारे, है ना। पिछले 2 क्लासेस से हम जो है सम ऑफ एन टर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। फिर इसके बाद अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक हम और रह जाएगा और वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ एपी लिखते हैं। एपी के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं? तो एपी की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, एपी की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं और एक एग्जांपल के थ्रू हम एपी की प्रॉपर्टीज को समझेंगे बच्चों। देखना बच्चों, मैंने एक एपी कंसिडर कर ली। देखना, मैं एक एपी कंसिडर कर लेता हूं बच्चों। मैंने मान लिया 1 4 7 10, एक एपी हमने मान लिया 1 4 7 10 13, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस एपी के हर एक टर्म में, इस एपी के हर एक टर्म में मैंने 2 ऐड कर दिया बच्चों, एडिंग 2 +2 कर दिया। हर एक टर्म में मैं 2 ऐड कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा। क्या ये जो टर्म निकल, जो सीरीज बनकर आ रही है 2 ऐड करने के बाद 3 6 9 12 15, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? जल्दी बताएं कमेंट्स में, क्या ये एपी है? हाँ भाई, ये एपी है या नहीं? ये एपी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का? इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 3। यानी जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम का सेम ही रहा। 2 ऐड करने पर एपी चेंज, एपी के टर्म्स भले ही चेंज हो गए, एपी भी है, ये सीक्वेंस अभी भी एपी है और कॉमन डिफरेंस सेम ही है। अब मैंने क्या किया? -2 कर दिया। हर एक टर्म में से मैं अब -2 कर रहा हूं बच्चों, हर एक टर्म में से -2 कर रहा हूं। अब 2 माइनस करके देखें, ओरिजिनल एपी ये थी, ओरिजिनल एपी में से कर रहे हैं हम -2, ये ओरिजिनल एपी है। इसमें हमने -2 किया तो 1 - 2 -1, 4 - 2 2, 7 - 2 5, 10 - 2 8, 13 - 2 11। क्या ये भी एपी है? क्या ये भी एपी है बच्चों? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं, ये एपी है या नहीं? हाँ या ना? ये भी एपी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हर एक टर्म में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अब मैंने ऐड करके देखा, सब्ट्रैक्ट करके देखा,
तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉमन डिफरेंस पहले भी 3 था, अब भी 3 3 आ रहा है। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं हर एक टर्म में। 2 4 इंटू 2 8 और ये कितना हो जाएगा 14, ये 20 और ये 26। क्या ये एपी बन रही है? 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या ये एपी बन रही है? हाँ भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने पर एपी बन रही है, हाँ या ना? बन रही है। और कॉमन डिफरेंस इस बार कितना हो गया बच्चों? देखना कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, जल्दी बताइए। कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 6 है ना। कॉमन डिफरेंस हो रहा है 6, यानी देखना बच्चों 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया, कॉमन डिफरेंस भी 3 से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस भी 6 आ गया, है ना। यानी मल्टीप्लाई करने पर अगर मैं एपी के हर एक टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जा रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। अब मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं बच्चों, 2 से मैंने डिवाइड किया हर एक टर्म को, तो 1/2, 4/2, 7/2, 10/2 और 13/2। अब कॉमन डिफरेंस देखना बच्चों, अब कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3/2। अब कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3/2। चेक करके बताएं सब लोग, आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से। हाँ बच्चों, कॉमन डिफरेंस 3/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है 1.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सब लोग चेक कर पा रहे हैं? सब लोग चेक कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां से हमने क्या सीख ली, हमको क्या समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट्स हमने पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर अब मेरी बात ध्यान से सुने, सब लोग पेन डाउन कर दें, पहले सुन ले मेरी बात। पहला पॉइंट था कि यदि किसी एपी के हर एक टर्म में, यदि किसी एपी के हर एक टर्म में मैं एक कांस्टेंट नंबर ऐड करता हूं या एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होती है वो भी एपी रहती है विद द सेम कॉमन डिफरेंस। यानी एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया या एक कांस्टेंट नंबर सभी टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगी वो भी एपी आएगी, और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस सेम का सेम ही रहेगा। अगला पॉइंट बच्चों ये है कि यदि किसी भी एपी के हर एक टर्म में मैं एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं या एक कांस्टेंट नंबर का डिवाइड करता हूं, तो एपी तो रहती है लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस उतने ही फैक्टर से चेंज हो जाता है बच्चों, उतने ही फैक्टर से। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 आ गया। और अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है हर एक टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स, 2 प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी लिखें। पहला प्रॉपर्टी ये है, इफ अ कांस्टेंट नंबर इज आइदर subtracted, is either added or subtracted to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP. Then the resulting sequence is also an AP with the same common difference. सभी बच्चों की बात क्लियर हुई? हाँ फैसल, बिल्कुल सही समझे हैं आप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर दिया, दूसरे टर्म में 3 ऐड कर दिया, तीसरे टर्म में 4 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आपने 2 ऐड किया पहले टर्म में, तो हर एक टर्म में 2 ऐड करना है, ठीक है ना, हर एक टर्म में 2 ऐड करना है। फिर ये बात सभी के क्लियर है? दूसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, इफ अ कांस्टेंट नंबर इज either multiplied or divided
to each term of an AP, then the resulting sequence, जल्दी जल्दी बच्चे लिखें, then the resulting sequence is also an AP, and the common difference will be changed by the same factor. ये दोनों पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज दोनों सभी लोगों के क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इन दोनों पॉइंट्स में? एनी कंफ्यूजन बच्चे? तो बोलिए, जल्दी बताएं, जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना बच्चों, एक ये प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली एपी की, कि कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कॉमन डिफरेंस भी उतने ही फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं इन दोनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले करवा देता हूं, फिर आगे अगली प्रॉपर्टी पे पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, let a1 a2 a3 up to an be n terms in AP with common difference is equal to d, with common difference is equal to d। n टर्म्स का AP है जिसका कॉमन डिफरेंस आपको d गिवन है। इफ k is added to each term, then each term is divided by lambda, then mu is multiplied in each term, and finally each term is subtracted या is reduced by, each term is reduced by कोई और एक पैरामीटर मैं ले लेता हूं, लैम्डा म्यू, और each term is reduced by सिग्मा। ये सिग्मा होता है ना, या आप कुछ और पैरामीटर ले लें, एल ले लेते हैं। चलो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग एपी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग एपी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास k प्लस डी इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस एल, ये फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों। सेकंड ऑप्शन है k प्लस डी अपॉन लैम्डा इंटू म्यू प्लस एल। थर्ड ऑप्शन है बच्चों म्यू टाइम्स k प्लस डी प्लस एल अपॉन लैम्डा, और थर्ड ऑप्शन है, या मैं यहां से प्लस एल हटा देता हूं, थर्ड ऑप्शन है म्यू डी अपॉन लैम्डा। ए बी सी डी, जल्दी बताइए, ए बी सी डी, डी म्यू अपॉन लैम्डा। सुयश का आंसर आ रहा है। और लोग बताइए जल्दी जल्दी, अपने आंसर्स बताइए जल्दी। ए डी, बहुत बच्चों को ए और डी में कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी। ए आ रहा है बच्चों का, डी भी आ रहा है, वफा करीम, अजान मलिक डी, सारा मलिक डी, सैफुद्दीन अंसारी का ए आ रहा है, वफा करीम का डी 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 6-7 बार आ रहा है डी। अच्छा चलिए और बताइए, और
और कोई? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में अंदर, अगर ये आ गया तो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, के को ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस था डी। देखना बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात, ध्यान से पेशेंस रखें। के को मैंने ऐड किया हर एक टर्म में। जब मैं एक कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में ऐड करता हूं तब क्या कॉमन डिफरेंस चेंज होता है? कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है ना। तो जब कॉमन डिफरेंस पहले डी था, के ऐड करने के बाद कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने प्लस के किया तो कॉमन डिफरेंस अभी भी डी रहेगा, डी चेंज नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय लैम्डा, हर एक टर्म को डिवाइड किया लैम्डा से, तो कॉमन डिफरेंस डी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी उतने ही फैक्टर से चेंज हो जाता है। डिवाइड बाय लैम्डा कर रहे हैं तो डिवाइड बाय लैम्डा भी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बच्चों, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, म्यू को मल्टीप्लाई किया म्यू को, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू डी अपॉन लैम्डा। और लास्ट में हर एक टर्म को एल से रिड्यूस कर रहे हैं यानी माइनस एल कर रहे हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन डिफरेंस म्यू डी अपॉन लैम्डा था, तो म्यू डी अपॉन लैम्डा ही रहेगा। फाइनल आंसर इज डी, फाइनल आंसर इज डी। बच्चों सभी के क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। सभी के क्लियर है? यस 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 लिखें जल्दी जल्दी, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आ सकते हैं मतलब। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग अब कर लेंगे, है ना। ये शुरू की दो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। हाँ सभी लोगों के क्लियर है? अल्ताफ राजा आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? इतना डिटेल में तो पढ़ाया है ये वाला पॉइंट। आप एक बार जो है अल्ताफ जी, आप एक बार जो है वीडियो को रिज्यूम करके देख लेना वापस से। जब ये अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो आप जो है दोबारा से रिज्यूम करके देख लेना इसको। मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं समझ आया बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाले में हमने आपको बताया था कि अभी एग्जाम्पल लेकर बताया था साफ साफ कि जब हम कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर से, तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है उसी नंबर से। एग्जाम्पल लेकर अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग एक बार वीडियो को देखना, फिर भी अगर नहीं क्लियर है तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं बच्चों। देखना, मैंने एक एपी मानी 1 4 7 10 13। इस एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है 3। इस एपी का कॉमन डिफरेंस है बच्चों 3। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट एपी मैं लेता हूं 5 7 10 12 14 सॉरी 5 7 9 11 13। इस एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है 2, ठीक है बच्चों। इस एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है 2। अब मैं दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंसेस मैंने अलग अलग लिए हैं और दोनों एपीज के अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करने जा रहा हूं और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी करने जा रहा हूं बच्चों। देखना, मैं दोनों एपीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दे रहा हूं। ऐड, प्लस का साइन मैंने लगा दिया बच्चों। प्लस का साइन लगाने के बाद अब देखना बच्चों, मैं जब ऐड करूंगा पहला टर्म इसका 6 आ गया ऐड करने पर, 4 + 7 11 आ गया बच्चों, 7 + 9 16 आ गया बच्चों, ये 21 आ गया, ये 26 आ गया। क्या ये एपी है?
क्या ये एपी है? जल्दी जल्दी बताएं। क्या जो मैंने कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैंने ऐड किया है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस निकल कर आया, क्या ये भी एपी बना? हाँ या ना में उत्तर दें। क्या ये भी एपी बना? हाँ बना। और अब इस बार कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? सैफुद्दीन अंसारी बिल्कुल सही समझे, 2+3 कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो गया। कॉमन डिफरेंस भी बच्चों ऐड हो गया। समझ आ रही है बात? कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो गया। अब मैं माइनस कर रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, अब मैं माइनस कर रहा हूं बच्चों। अब देखना इधर, माइनस कर रहा हूं। 1 - 5 बच्चों -4, 4 - 7 -3, 7 - 9 -2, 10 - 11 -1, 13 - 13 0। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? अब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? कॉमन डिफरेंस, ये D1 था, ये D2 था, तो यहां हो गया D1 + D2। और यहां कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहां आपको 1 मिलने जा रहा है। 3 - 2 1। प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई? अगर दो एपीज हैं आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब बच्चे, अगर दो एपीज आपके पास हैं और एक का कॉमन डिफरेंस D1 है, एक का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो अगर आप दोनों एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हो, दोनों एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो, तो कॉमन डिफरेंस जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D1 + D2 होगा। अगर दोनों एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो रिजल्टिंग एपी आएगी उसका कॉमन डिफरेंस D = D1 - D2 होगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं तीसरा प्रॉपर्टी बनाकर। तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि इफ A1 A2 A3 up to AN are n terms in AP, are n terms in AP with common difference D1, with common difference equal to D1, and B1, B2, B3 up to Bn are n terms in AP with common difference D2, then अब देखना बच्चों कैसे समझेंगे इसको, कैसे लिखेंगे हम। देन A1 ± B1, A2 ± B2, A3 ± B3, and so on up to AN ± BN is also an AP, with common difference D1 ± D2, with common difference D1 ± D2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी बच्चों के? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तीन प्रॉपर्टीज हम कवर अप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? मैं समझता हूं कोई डाउट नहीं होगा। हाँ बच्चों, अब देखना अगला पॉइंट समझने के लिए मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं। देखना बच्चों, जैसे एक एपी हमने लिया 1 4 7 10 13 16 19, और एक और ले लेते हैं 22। अब ध्यान से समझें, इस एपी में आप लोग ध्यान से देखें, पहली टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करके देखें बच्चों। फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करके देखें कितना आ रहा है सम। फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करके देखो बच्चों कितना आ रहा है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 23 आ रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 23 आ रहा है। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम,
सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम बच्चों कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। चेक करना, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम भी कितना आ रहा है बच्चों? 23 आ रहा है। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम बच्चों कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म का भी सम बच्चों कितना आ रहा है? 23 आ रहा है बच्चों। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के जरिए। इस पॉइंट के जरिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी एपी में, अच्छा मैं एक नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, ये 4 और 4 8 है, ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए। अब मैं इसी एपी को जैसे 1 4 7 10 13 16 19 तक मैंने रोक दिया, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड ले लिया। तो देखना बच्चों, पहला और आखिरी टर्म का सम कितना है? 20। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है 20। ठीक है। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम भी है 20। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी है 20। और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देखना बच्चों, फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से और फोर्थ टर्म लास्ट से सेम है। तो 10 + 10 भी कितना है बच्चों? 20 है। 10 + 10 भी बच्चों कितना है? 20 आ रहा है इस केस में, है ना? 28। आमिर शहजाद भाई आप अपना गणित थोड़ा सा सही करें, और शहबाज खान आप दोनों, ठीक है ना? 20 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये सभी के पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो इन पॉइंट्स के जरिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर किसी भी एपी में nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का सम हमेशा किसी भी एपी में कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है ना? तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं चौथी प्रॉपर्टी बनाकर। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एपी इज सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, sum of nth term from the beginning and nth term from the end, and nth term from the end is always constant, and it is equal to sum of the first term, sum of the first and the last term of an AP। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एपी हो गया बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एपी। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? सभी बच्चों के क्लियर हैं ये पॉइंट्स? अब देखना, कुछ क्वेश्चंस हम इस पर, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पर बेस्ड। ठीक है, देखना बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी रिवाइव हो जाएगी, है ना, कि किस तरह से यूज हो सकती है। देखना, पहला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड the last term of an AP, last term is L. If the first term is A and the last term is L, then find the sum of fifth term and the fifth term from the end, and the fifth term from the end। और चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, L माइनस ए, A माइनस एल, A प्लस एल और नन। चार ऑप्शंस हैं। अब इस तरह सवाल बच्चे
आप लोग ये प्रॉपर्टी अगर जानते हैं, ये प्रॉपर्टी का ज्ञान अगर आपके पास है, तो आप इसको तुरंत आंसर क्या लगा सकते हैं इसका, बताएं बच्चों आंसर ए बी सी डी में से। अजान मलिक थोड़ा सा और ध्यान से देखें। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग सब लोग छा रहे हैं, सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से देखना। अब अगर आपको इस प्रॉपर्टी का ज्ञान है, तो आप इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट, आपने देखा भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ A5 प्लस A5 फ्रॉम एंड, जो सम होगा ये A1 प्लस AN के इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, यानी A प्लस L के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन इज सी। वरना इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है, आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज करना, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज भी हो जाएगा, ये भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट ही है, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है एपी की। आप प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं किसी भी चीज की, चीजों को आसान करने के लिए, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी ने इस क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया कि आपको विदाउट एनी डूइंग एनी कैलकुलेशन आप इसका आंसर बता पा रहे हैं ए प्लस एल। ठीक है बच्चे, मैं समझ रहा हूं सभी के क्लियर है, कोई डाउट किसी को बच्चों? नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी डैश 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 और एक्स और एल आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी, देन फाइंड एक्स। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, आपको एक्स फाइंड करना है, जल्दी बताइए बच्चों, एक्स फाइंड करना है। नूरीन बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? वाईफाई नहीं काम कर रहा, बैक बेंचर का भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है। अजान मलिक ये आपने क्या बोला है, सुयश का आंसर आ रहा है ए प्लस एल माइनस बी, और बाकी बच्चे आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बेटा जिन बच्चों का वाईफाई काम नहीं कर रहा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता आपकी मदद, आप जो है वीडियो को दोबारा देखना, ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ देखना, आप जानते हैं कि ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, एक्स सेकंड लास्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के सम के। एक्स निकालना है तो बी को आप उधर ले जाइए, ज्यादा कुछ भारी काम नहीं है, ए प्लस एल माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ये आंसर आ गया एक्स का वैल्यू, ए प्लस एल माइनस बी। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग दे सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बैक बेंचर लगता है वाईफाई आज मेरे को और पीछे वाले बेंच को पर कर देगा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आप आगे ही आएंगे, थोड़ा सा बस जो है टेस्ट में सिर्फ एपी आएगा, जितना आज हो जाएगा वहां तक आएगा एपी में। देखना, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों देखना, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ क्या दें क्वेश्चन, चलो बनाते हैं। इफ वन डैश 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 अप टू 49 ना आर
ए कर लेते हैं इसको। इफ ए डैश 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 अप टू एल आर एन odd number of terms are n odd number of terms in AP, odd number of terms in AP, ठीक है ना बच्चों। इफ a dash 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 up to l are n odd number of terms in AP, then find the middle term of AP, then find the middle term of AP, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, ए प्लस एल, 2 टाइम्स ए प्लस एल, ए प्लस एल अपॉन 2 एंड डी इज कांट डिटरमिन, कांट डिटरमिन। जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, बहुत बच्चों का भाई, ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई, आप लोग सभी लोग आंसर बता पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। भगवान चाहेगा आपका सबका सिलेक्शन होगा, चिंता ना करें। जल्दी जल्दी बताइए। और बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। जल्दी। देखें, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हमने पहले ही बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड हैं, ठीक है ना। तो ऑड जब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म का डबल जो होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होता है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा था, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था 1 4 7 10 13 16 और 19। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने देखना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, n इक्वल टू कितना है 7। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम 7 और इसका डबल, ये मिडिल टर्म था। मिडिल टर्म का जो डबल होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। तो ट्वाइस द मिडिल टर्म, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और मिडिल टर्म इज इक्वल टू a प्लस एल अपॉन 2। बहुत बड़े शानदार बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी के क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के क्वेश्चंस कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अब एक लेक्चर और बचा है बस इसमें, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक लेक्चर और लगेगा, 5 लेक्चर्स में। आज 4th लेक्चर था एपी का, 5th लेक्चर में हम खत्म कर देंगे एपी आप लोगों का। फिर नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर देंगे बच्चे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स हो तो वो कल भी बहुत बच्चों ने भेजे थे, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्लास आज की यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है बच्चों। एक शेड्यूल दे दीजिए कि आप कौन सा सीक्वेंस में चैप्टर्स कराएंगे। आपको क्या करना है उसका शेड्यूल का, ट्रिग्नोमेट्री भी करवाएंगे, सब एक एक सीक्वेंस में करवाते चलेंगे जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। सादिया परवीन, सर आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किस चीज का रिस्पांस? चलिए मैं आप देख लूंगा आपके डाउट्स आज, और देख लेंगे क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों के क्लियर भी कर दिए हमने, ठीक है बच्चों। ओके, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।